So, continuing with the journal, ठीक है. Let us discuss further cases. So the chapter continues. So today the date is 30th April. Write down treatment of आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. बीच बीच में कहीं आए होंगे आपको एंट्री में, आई मीन बुक में. आज उसका ट्रीटमेंट कवर करें. प्री पेड एक्सपेंसेस, ठीक है. आउटस्टैंडिंग और प्री पेड की एंट्री कैसे करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स expenses due but not paid, ठीक है. इट इज पे नहीं किया, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है ये, लायबिलिटी. देयरफॉर क्रेडिटेड, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट. एग्जाम्पल, salary due to the clerk 10,000. salary due to the clerk 10,000. क्या करेंगे, अकाउंट्स इनवर्ड. सैलरी एंड पे तो की नहीं, ड्यू है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी. सो एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. नेक्स्ट एक और, इंटरेस्ट ड्यू. अच्छा, रूल क्या लगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 4,000. 4,000 का इंटरेस्ट पे ही नहीं किया. एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट मेरा खर्चा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी. क्या बन गई, लायबिलिटी 4,000. सो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ प्री पेड सैलरी. अगर एडवांस में खर्चा पे कर दिया हो, लिखो एडवांस में कुछ पे कर देना, यानी बिजनेस की क्या बन गई, एसेट फॉर बिजनेस. बिजनेस की क्या बन गई, एसेट. देयरफॉर डेबिटेड, देयरफॉर डेबिटेड, ठीक है. पेड रेंट इन एडवांस 6,000. 6,000 का रेंट एडवांस में पे किया. अकाउंट कौन सा खुल जाएगा, प्री पेड रेंट. और पैसे दिए हैं, सेकेंड अकाउंट इनवर्ड कैश. प्री पेड रेंट एंड कैश. विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, प्री पेड रेंट. विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश. Prepaid rent account debited, prepaid rent account debited 6,000 to cash account 6,000. Prepaid rent account debited to cash account 6,000, ठीक है. चलो another one, paid commission इन एडवांस 12,000. अच्छा, एक और छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस बताती हूँ, दोनों लाइंस को ध्यान से देखना. प्री पेड कमीशन 12,000, ठीक है. अगर हो पेड कमीशन इन एडवांस, उस केस में क्या होगा, प्री पेड कमीशन मेरा एसेट बन गया. प्री पेड कमीशन अकाउंट डेबिटेड, ध्यान से सुनना, टू कैश अकाउंट, ठीक है, 12,000. और अगर है प्री पेड कमीशन वर्ड दिया, इट मीन्स पहले मैं इतनी कमीशन प्री पे कर चुकी हूँ, ठीक है. तो क्या होगा,
ऑब्वियसली प्री पेड कमीशन मेरी क्या बन गई, एसेट, क्योंकि ये एडवांस में पे की हुई है 12,000 टू कमीशन। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, प्री पेड कमीशन मीन्स ऑलरेडी आई हैव पेड कमीशन आउट ऑफ विच दिस मच इज प्री पेड। सो उतना खर्चा कम कर दो क्योंकि वो अगले महीने का। दिस इज एज सिंपल कि अगर मैं इस मंथ में फीस ले रही हूँ, आपका खर्चा है, आपने 3 मंथ्स की इकट्ठी दे दी, ठीक है ना, तो आप एंट्री क्या करोगे, ट्यूशन फीस डेबिटेड, अब प्री पेड ट्यूशन फीस डेबिटेड टू ट्यूशन फीस, कि आपने जो टोटल ट्यूशन फीस पे की उसमें से जितनी प्री पेड है उसको एसेट मान लो। सो दिस इज बेसिकली एन एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री मीन्स जितनी कमीशन मैंने पे की है उसमें से जितनी एडवांस कमीशन है उसको एसेट बनाओ। तो एसेट बनाया इसलिए डेबिट और कमीशन कम हो गई इसलिए क्रेडिट, क्योंकि इतनी कमीशन इस मंथ का खर्चा नहीं है। और अगर ऐसे दिया हो पेड कमीशन इन एडवांस, सो दैट इज एसेट पे अगेन, और इसमें टू कैश इन्वॉल्व होगा। अब एक बार सारे एक्सपेंसेस को ढंग से एक चार्ट फॉर्म में लिखना ज़रा, मतलब डिफरेंट एंट्रीज कैसे। पेड सैलरी, सैलरी ड्यू नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड, ऐसे भी पॉइंट्स आ जाते हैं। पेड रेंट इन एडवांस, सैलरी वर्ड ही कर लेते हैं, पेड सैलरी इन एडवांस, आगे पेड सैलरी इन एडवांस, नेक्स्ट प्री पेड सैलरी, लास्ट out of salary paid 6,000, 1/3 is of next year। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस। पेड सैलरी क्या एंट्री होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी डेबिटेड टू कैश, फाइन। सेकेंड, सैलरी ड्यू नॉट पेड, सैलरी डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, देनी थी पर दी नहीं, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, टू कैश तो हुआ ही नहीं, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड, पिछले साल की सैलरी इस बार पे कर दी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड टू कैश। पिछले साल की सैलरी इस साल पे कर दी। पेड सैलरी इन एडवांस, प्री पेड सैलरी मेरी क्या हो गई, एसेट टू कैश। पेड सैलरी, प्री पेड सैलरी वैसे दिया हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्री पेड सैलरी डेबिटेड टू सैलरी, टू सैलरी, और इसको मैं यहाँ कर रही हूँ। आउट ऑफ सैलरी पेड 6,000, 1/3 इज ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसकी एंट्री भी क्या आएगी, जितनी सैलरी इस खर्चा कम करना है, that would be prepaid salary debited to salary। 6,000 का 1/3 2,000, ठीक है, मतलब 1/3 ट्रांसफर कर दो एज एसेट, तो एसेट बन गई, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, और वो इस मंथ का खर्चा नहीं है, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिटेड। इस एंट्री का रूल और लॉजिक क्या है, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इतना खर्चा अगले महीने का है या अगले साल का है, सो ट्रीट इट एज एसेट, और उतना मेरा खर्चा कम हो गया, टू सैलरी, टू सैलरी, ठीक है जी। चलो जी, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, या फिर एक और वर्ड क्या हो जाता है, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड इनकम्स एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स। पहले हम करते हैं एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बनती थी पर मिली नहीं।
इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जो चीज़ मुझे मिलनी है वो मेरी क्या बन गई, एसेट। क्या बन गई, एसेट। ठीक है, चलो जी। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। रेंट बनता था पर मिला नहीं, क्या एंट्री होनी चाहिए, मिलना है 1000, मिलना है तो इसलिए मेरी क्या है, एसेट। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड, और रेंट मेरी इनकम है टू रेंट अकाउंट। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, और रेंट मेरी इनकम है, मिलनी है, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। Another one, interest accrued 6000। accrued हमेशा इनकम्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, इनकम्स। तो कैसे होगा, accrued interest account debited to interest account। increase in asset debited, accrued interest मेरी asset, increase in income credited, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड। ठीक है, चलो आगे। इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम प्री रिसीव्ड इनकम्स भी कहते हैं। ये हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। ठीक है, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस 7000, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्री रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्री रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, एक और, आउट ऑफ कमीशन रिसीव्ड रुपीज 12,000, 1/3 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 1/3 कमीशन नेक्स्ट ईयर की है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड, जितनी कमीशन इस साल की वो तो इनकम, जितनी कमीशन नेक्स्ट ईयर की है वो लायबिलिटी। इंक्रीज इन इनकम डेबिटेड, सॉरी, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो हाँ जी, कितनी मिली, 12,000, 1/3 नेक्स्ट ईयर की है 4,000, इस साल की कितनी हुई 8,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू प्री रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब वही वाला चार्ट बनाते हैं इनकम्स का। रेंट रिसीट, रेंट ड्यू नॉट रिसीव्ड, रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, out of rent received, half is of next year। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। रेंट रिसीव्ड, सिंपल एंट्री। बच्चे करते रेंट डेबिटेड, दैट इज रॉन्ग। रेंट कैसे मिलाएगा, कैश डेबिटेड टू रेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट ड्यू नॉट रिसीव्ड, accrued rent debited to rent। ठीक है, रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड,
कैश आया, रिसीव्ड है तो कैश आया। कैश टू एक्रूड रेंट, पिछले साल वो रेंट क्या रहा था एक्रूड, अब वो मिल गया, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्रूड रेंट। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी जो रेंट मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो इस महीने या इस साल का नहीं है, प्री रिसीव्ड है, सो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्री रिसीव्ड रेंट। एंड लास्ट, जितना रेंट मिला हाफ अगले साल का है, तो कैश आया 10,000 जो इस साल का है टू रेंट, जो अगले साल का है टू प्री रिसीव्ड रेंट, 5,000 एंड 5,000, ठीक है। सो रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड रेंट टू रेंट, रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड, कैश टू एक्रूड रेंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, cash to pre-received rent, out of rent received half is of next year, cash account debited 10,000 to rent to pre-received rent। ठीक है जी, चलो ट्रीटमेंट ऑफ expenses on purchase of goods and purchase of assets। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक करते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट। देखो बड़ा बड़ा, it will be added to asset account only as it is a capital expenditure, as it is a capital expenditure। ठीक है, हाँ, added to asset account only as it is a capital expenditure। पहले लिखें, what is capital expenditure? Expenditure done to purchase an asset or long term expenditure or non recurring expenditure। non recurring means जो repeat, which is not repeated, which is not repeated is called capital expenditure। उसको क्या नाम देंगे? capital expenditure। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरा एग्जाम्पल सुनना। मैंने ना एसी खरीदा 30,000 का, ठीक है, वो कहते हैं 30,000 का एसी है, जो इंस्टॉल करने आएगा 2,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। मैं क्या कहूँगी, मुझे एसी कितने का कॉस्ट किया? 32,000। जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं वो एसी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। एम आई राइट? क्यों? अब एसी एक बार इंस्टॉल हो गया, अब ऐसा तो है नहीं 3 मंथ्स के बाद मैं एसी फिर उतार दूंगी और फिर उसको कहूँगी आके तू दोबारा इंस्टॉल कर और इंस्टॉलेशन चार्जेस ले जा, या 6 मंथ्स के बाद मैं दोबारा उसको कहूँगी इंस्टॉल कर, एक ही बार इंस्टॉलेशन चार्ज होगा। तो जो एसेट खरीदते हैं, फर्नीचर आ रहा है, टेम्पो का किराया दे रहे हैं, दैट इज़ वन टाइम एक्सपेंडिचर। बार बार फर्नीचर नहीं आना, एक ही बार आ गया और सेट हो गया। ठीक है, सो दीज एक्सपेंडिचर्स आर वन टाइम एक्सपेंडिचर्स, दे आर नॉट रिपीटेड। Such kind of expenditures are known as capital expenditures। क्या नाम देते हैं उनको? Capital expenditures। ठीक है, तो they are not repeated। तो अगर कोई एसेट पे खर्चा होता है वो एसेट में ही ऐड हो जाता है। मैम हाउ? एग्जाम्पल, परचेज्ड मशीनरी फॉर 2 लाख, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन 1,000।
मैं एंट्री क्या करूंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,01,000, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,01,000, ठीक है। Another example, purchased building for rupees 10 lakh paid by check। अच्छा, बिल्डिंग की पेमेंट कैसे की, चेक से। पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज होती है कमीशन, अंडरलाइन करो, ब्रोकरेज क्या होती है, कमीशन रुपीज 20,000। एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग एसेट है, ठीक है जी। ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड नहीं लिखेंगे, मैंने क्या कहा है, एसेट का खर्चा एसेट में ही ऐड हो जाएगा। 10 लाख की एसेट है, 20,000 उसकी ब्रोकरेज पे की, टोटल कितना हो गया, 10,20,000, ठीक है। टू, अच्छा, जो तो बिल्डिंग की पेमेंट चेक से की है टू बैंक, 10 लाख रुपया चेक से दिया है, और जो ब्रोकरेज है नहीं बताया वो तो कैश में दी होगी। अगर लिखा होता ना पेड ब्रोकरेज ऑल्सो बाय चेक, फिर मैं कर देती बिल्डिंग टू बैंक 10,20,000, पर अभी के लिए क्या मानेंगे, बिल्डिंग 10 लाख की हमने चेक से पेमेंट किया और ब्रोकरेज कैश से पे किए, पर सारे का सारा खर्चा एसेट में ही ऐड हो गया। तो टू लर्न एसेट का कॉस्ट, एसेट का खर्चा एसेट में ऐड, एसेट का खर्चा एसेट में ऐड। अनदर एग्जाम्पल, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम हाई लाइफ फर्नीचर रुपीज 50,000, पेड फ्रेट, फ्रेट होता है सपोजिंगली जलंधर से फर्नीचर आया, ठीक है, और 7,000 रुपये मैंने वो टेम्पो का किराया दिया, फ्रेट कैरेज कार्टेजेस रेंट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। अब एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड या इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड। मैंने अभी क्या कहा है, एसेट का जो भी खर्चा है वो एसेट में ही ऐड, तो ये टोटल कितने की एसेट हो गई, 57,000। मैं ये कहूँगी ना 50,000 का फर्नीचर आया है, इतना मुझे किराया देना पड़ा है, सो फर्नीचर हैज लाइक व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फॉर मी, 57,000। ओके, नाउ द नेम हैज बीन मेंशन्ड, सो इट वुड बी टू हाई लाइफ फर्नीचर, हाउ मच, 50,000, and what freight I have paid, that would be my expense to cash. So the entry would be increase in asset debited, furniture account debited 57,000, to high life furniture 50,000. Why? Because name has been mentioned, so it is a credit transaction, and to cash, the freight which I have paid on furniture, that would be to cash. Is it clear? Is it clear? Whereas expenses on purchase of goods, purchase and sale of goods will not be added to goods, will not be added to goods, but shown सेपरेटली, इसको अलग से शो करेंगे, बट शोन सेपरेटली, ठीक है। हाउ, लेट्स सी, परचेस्ड, क्योंकि ये खर्चा बार बार होना है, वाई, बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले डिफाइन करें व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ रेकरिंग नेचर,
दो दो बार नोट्स पढ़ो बेटा, सब कुछ नया है. Recurring nature, that is repeated again and again. ठीक है, repeated again and again. एग्जाम्पल, हर महीने हम सैलरी पे करते हैं, हर महीने हम, इसलिए सैलरी डेबिटेड. हर महीने हम रेंट पे करते हैं, इसलिए रेंट डेबिटेड. हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड. सेपरेट अकाउंट खोल देते हैं, है ना. ओके, अब जो गुड्स खरीदते हैं ये भी नॉर्मल काम है ना. हर 2 दिन बाद माल आ रहे हैं, देन वी आर डिस्पैचिंग द गुड्स. सो परचेज एंड सेल इज अ नॉर्मल एक्टिविटी एंड इसका खर्चा होना ही होना है ना. whenever the goods are coming in we have to pay the carriage, whenever goods are going out we have to pay the carriage. So that is a routine expenditure, so it will not be added to goods, it will be shown separately. How? Purchased goods for 50,000, paid carriage 2,000. क्या एंट्री होनी चाहिए? Purchased goods for 50,000, paid carriage 2,000. Purchases account debited. Goods खरीदेंगे तो purchases debited. Purchases account debited. Paid carriage. Carriage account debited. मैंने बीच में थोड़ा ना purchases में ऐड किया, अलग अकाउंट खोला है. 2,000 to cash. 52,000. इसकी 2 एंट्रीज भी बना सकते हो. परचेजेस डेबिटेड टू कैश, कैरेज डेबिटेड टू कैश. परचेजेस डेबिटेड टू कैश एंड कैरेज डेबिटेड टू कैश. ठीक है. अनदर वन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुहानी for 40,000, paid freight 6,000. ठीक है. आप बेटर है आप 2 अलग अलग एंट्री से बनाओ. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुहानी, एक एंट्री बना दो. इट विल बी इजी फॉर यू. जो गुड्स खरीदने हैं उसका खर्चा अलग से शो करो. और अगली एंट्री क्या बन गई? फ्रेट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि वो तो पे किया है 6,000. सो एसेट का, गुड्स का खर्चा गुड्स में ऐड नहीं होना, सेपरेट है ना. बट एसेट का खर्चा हमेशा एसेट में ऐड होना है. ये देख लो, एसेट का खर्चा एसेट में ऐड. फ्रेट अलग अकाउंट नहीं खुला, ब्रोकरेज अलग अकाउंट नहीं खुला, वेजेस अलग अकाउंट नहीं खुला. इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एक और कर लेते हैं. सोल्ड गुड्स फॉर 30,000. अब जो द वन हु इज टेकिंग द मटेरियल ही इज चार्जिंग कैरेज फ्रॉम मी. कैरेज पेड 1,000. कई बच्चे पूछते हैं मैम ये कैरेज उनका खर्चा नहीं होना चाहिए, द वन हु इज परचेजिंग द गुड्स. कई बार ना वी मेक इट अ डील के आई प्रोवाइड यू गुड्स लाइक FOR means free on delivery, है ना. You don't need to pay the carriage and all, so that would be my expense. Sold goods for 30,000. One entry would be cash account debited to sales account. Cash account debited to sales account, and paid carriage, that would be carriage account debited to cash account 1,000. सो गुड्स का खर्चा अलग से शो होना है, एसेट का खर्चा बीच में ही ऐड होना है. ठीक है जी, यस और नो? चलो जी नेक्स्ट. आई गिव यू अ सेट ऑफ फ्यू ट्रांजेक्शंस. ठीक है, वो आप आज घर पे करेंगे. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. Salary due but not paid.
12,000. ठीक है. नेक्स्ट, कमीशन ड्यू but not received 4,000. Next, prepaid rent 7,000. Next, fourth, accrued interest rupees 8,000. Next, out of rent received 18,000, 1/3 is of next year. ठीक है. Next, purchased furniture by check 20,000, paid freight 1,000. 7, purchased goods for 25,000, paid freight 2,000, paid freight 2,000. Next, sold goods for 30,000, paid carriage 2,500. Last, sold machinery, ये मैं करा देती हूँ, for 28,000, paid freight rupees 1,000. अब ये एसेट है, इसका खर्चा कैसे रिकॉर्ड करना है? मैंने क्या कहा था, एसेट खरीदेंगे तो खर्चा ऐड, अगर एसेट बेच रहे हैं तो एसेट में से ही खर्चा माइनस, और कैश में से खर्चा माइनस. हाँ, ध्यान से देखना. कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. ठीक है. 28,000 की मैंने मशीनरी बेच दी, 1,000 रुपये किराया पे कर दिया. हाउ मच कैश आई एम गेटिंग? 27,000. फ्रेट अलग से शो नहीं करना. एसेट एक्सपेंस will not be shown separately, when asset is purchased. Expenses added. When asset is sold, expense is subtracted. अच्छा, एक मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें 4-5 ट्रांजेक्शन्स दी थी, देखें ज़रा. these ones. So let's discuss. देखें क्या किया आप लोगों ने. First, goods purchased of the list price of 40,000 from Amar at 20% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होगा. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होमवर्क. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमर. कितने के गुड्स थे? पढ़ो जी. 40,000 के गुड्स थे. ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होना, सिंपली माइनस कर दो. सो दैट वुड बी
40,000 माइनस 20%, यानी अब बच्चों को ना ये कैलकुलेशन बड़ी औखी सी लग रही है. सी आई एम सेइंग 40,000 माइनस 20%, सो दैट वुड बी 40,000 माइनस 20% ऑफ 40,000. कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस 8,000. आंसर कितना आया? 32,000. सो एंट्री वुड बी ऑफ 32,000. ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखें. When I say 40,000 less trade discount, so that is 40,000 minus 20% of 40,000. ठीक है. Second, goods purchased of the list price of 50,000 by check, trade discount 20%, cash discount 5%. मैंने क्या बताया था? Both the discounts are there in the question. Firstly apply trade discount, then apply cash discount. So how will I pass the entry? Entry number 2. Purchases account debited to bank to discount. Purchases account debited to bank to discount, and which is this discount? Cash discount. Okay. 50,000 के गुड्स थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट. ध्यान से देखना. 50,000 ट्रेड डिस्काउंट तो सिंपली माइनस हो जाना है. minus 20% of 50,000, so that would be 40,000. ठीक है. अब इस वैल्यू पे लगा दो कैश डिस्काउंट 5%, 2,000, तो वैल्यू कितनी आई? 38,000. थर्ड, sold goods to Harish at a list price of 70,000. नाम आ गया हरीश. 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. और मैंने एक नोट भी बताया था, इफ इन ट्रांजेक्शन ऑफ परचेजेस और सेल्स कैश डिस्काउंट इज मेंशन्ड, वी एज्यूम कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेड. तो हरीश डेबिट नहीं होगा. दो नेम इज मेंशन्ड एंड वी एज्यूम क्रेडिट, बट इफ सीटी इज मेंशन्ड वी एज्यूम कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड. So entry would be, now both discounts are there and goods are sold. So my entry number 3 would be cash account debited. If cash is debited, ये भी जिंदगी के लिए याद रख लो, discount will also be debited to sales account. Cash account debited, discount account debited to sales account. ठीक है, चलो. हाँ जी, 70,000 के गुड्स थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट लगा दो. 70,000 माइनस 20% ऑफ 70,000, so that would be 56,000. ठीक है, इज इट क्लियर? 56,000 पे कितना है कैश डिस्काउंट? 5%. सो 56,000 इंटू 5% वुड बी 2,800 डिस्काउंट में. 56,000 माइनस 2,800, कैश में कितना आया? 53,200. बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे. कैश डिस्काउंट is to be shown, trade discount is not to be shown. If there are both the discounts, firstly apply cash or trade, then cash. Last, sold goods to Harish at a list price of 60,000 less trade discount. अब क्या होगा? Harish debited to sales account. ठीक है, Harish debited to sales account. कितने के गुड्स थे? 60,000 less 20%. So that would be 60,000 minus 20%. So it would be 48,000. 48,000. Is it clear? Now what I will do is I'll be sending the answer key. ठीक है, एंड द टेस्ट इज ऑफ कोर्स सबमिटेड. तो आंसर की से एक बार आप चेक भी कर लेना कि आपने ठीक किया था या नहीं. उसके बाद आई विल बी टेकिंग अप द टेस्ट डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो फर्स्ट इवैल्यूएट द आंसर की,
see the errors yourself what you have done, and then I'll be taking up the test discussion. ठीक है, and until then ये 10 transactions और बुक में अब आप ना सीक्वेंस में शुरू कर दो. हमारे नियरली 2-3 कॉन्सेप्ट्स जर्नल के छोड़ के बाकी सारा कवर हो गया है. तो आई हैव सेंट यू द बैक सम्स ऑफ जर्नल ऑफ टी.एस. गरेवाल. सो बेटर स्टार्ट सॉल्विंग दो सम्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आती जस्ट मैसेज मी, आई विल बी क्लियरिंग अप द डाउट्स एंड बैक सम्स शुड बी सॉल्व नाउ. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.